अपने आलीशान अपार्टमेंट के कमरे में बैठा एक शख्स टेलीग्राम मशीन से कुछ मैसेज टाइप कर रहा होता है। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे के पीछे सीरियन आर्मी के लोग थे जो उनकी खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचाने वाले शख्स को पकड़ने की फिराक में थे। इस अजीब सी हरकत ने उस शख्स को चौकन्ना कर दिया और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ लोग मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। सीरियन खुफिया एजेंसी के जवानों को अपनी ओर आता देख आनन फानन में वो शख्स पास ही अलमारी में रखी एक शीशी जिसमें जहर था उसे लपकने के लिए आगे बढ़ता है। शायद वो शख्स जान चुका था कि उसका राज खुल चुका है और यही इस दुनिया से जाने का सबसे आसान रास्ता होगा। लेकिन ये बदनसीबी भी उसके किस्मत को मंजूर नहीं हो पाई और जब तक वो उस शीशी को अपने गले में उड़ेल पाता तब तक दुश्मन की फौज उसे दबोच चुकी थी। उसके पकड़े जाने की खबर पूरे सीरिया में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर सीरियन आर्मी के बड़े अफसरों से लेकर राष्ट्रपति तक के होश उड़ गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। क्योंकि जिस शख्स को जासूसी के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, कल तक वही सीरियन आर्मी के अफसरों और सरकार का सलाहकार था। सीरिया के उच्च व्यापारी वर्ग की वो ऐसी शख्सियत थी जिसने कुछ ही सालों में ऐसा रुतबा हासिल कर लिया था कि कुछ ही दिनों में वो सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था। उसकी अरेस्ट की इस खबर ने सीरियन सरकार को माथा पीटने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक इजरायली जासूस जासूसी की सारी सीमाएं लांघकर जासूसी की दुनिया में एक मिसाल कायम कर गया। आइए जानते हैं विस्तार से आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मिस्ट्री से भरी हिस्ट्री की कहानियों के पन्नों से एक ऐसी ही दास्तान को जानने के लिए। बात है 1914 की। अच्छे जीवन और बेहतर भविष्य की तलाश में सीरिया के एलेप्पो शहर से एक यहूदी परिवार मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर आकर बस जाता है। कुछ सालों बाद उस घर में 6 दिसंबर 1924 को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एलियाहू बेन शाउल कोहेन, जिसे आज दुनिया एली कोहेन के नाम से जानती है। मां का नाम था सादिया इब्राहिम और पिता थे आमिन थाबेत। ये वो दौर था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे यहूदियों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। एली की उम्र बढ़ने के साथ साथ यहूदियों की ये भावना भी दिन ब दिन और प्रबल होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर द्वारा होलोकॉस्ट जैसी अमानवीय घटनाओं की कहानियां उसके मन में यहूदी प्रेम की भावना को और भी मजबूत बना रही थी। इसी दौरान हिटलर के आतंक से सताए हुए यहूदी अपने पूर्वजों की धरती जेरूसलम की ओर रुख कर लेते हैं और पूरी दुनिया के यहूदी अब तेजी से जेरूसलम को अपना देश बनाने के अभियान पर निकल पड़ते हैं। 1949 में यहूदियों के अथक संघर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा जेरूसलम के पास स्थित फिलिस्तीन क्षेत्र का बंटवारा कर इजराइल नाम से एक नया देश बना दिया जाता है, जो पूरी दुनिया में यहूदियों का इकलौता घर होता है। लेकिन इस बंटवारे ने इजरायलियों को एक देश के साथ साथ चारों तरफ से घिरे फिलिस्तीन समर्थकों और क्रोधित इस्लामिक अरब जगत को भी उपहार में दे दिया। 1949 में एली का परिवार भी इजराइल की ओर रुख कर चुका था, लेकिन एली ने मिस्र में रुककर यहूदी आंदोलनों से जुड़ने का मन बनाया ताकि वो मिस्र में बसे यहूदियों को इजराइल भेज सके। साथ ही इस दौरान उसने अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी जारी रखा। 1956 में हुए स्वेज संघर्ष के बाद मिस्र में रहना यहूदियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिसके चलते एली को भी अब इजराइल आना पड़ा। एली अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इजराइल आकर इजरायली डिफेंस फोर्स में आवेदन किया। प्रतिभा के धनी एली कोहेन की जड़ें अरब से जुड़ी होने के कारण वे अरबी, हिब्रू, सीरियाई और इजिप्शियन भाषाएं फ्लुएंटली बोल लेते थे। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन भाषा में भी अपनी अच्छी पकड़ बना रखी थी, जिससे एली को इजरायली डिफेंस फोर्स में काउंटर इंटेलिजेंस एनालिस्ट और ट्रांसलेटर का काम आसानी से मिल गया। जहां वे अरब वर्ल्ड के न्यूज़पेपर और दस्तावेजों का अनुवाद करते,
और जो जानकारी महत्वपूर्ण लगती उसे वो आगे ट्रांसफर कर देते। जोखिमों से भरे ऑपरेशंस को पसंद करने वाले एली कोहेन अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, लेकिन वो अवसर उन्हें यहाँ नहीं मिल रहा था, जिससे कुछ समय बाद एली मोसाद ज्वाइन करने का मन बनाते हैं और मोसाद के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन मोसाद उन्हें अनफिट करार देकर उनकी फाइल रिजेक्ट कर देती है और बाद में एली इजरायली डिफेंस फोर्स भी छोड़ देते हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी बीच 1959 में इराकी मूल की लड़की नादिया माजलाद से एली की शादी हो जाती है, जिससे आगे चलकर उन्हें 3 बच्चे होते। अभी ये दौर चल ही रहा था कि एक दिन जब एली ऑफिस से अपने घर आ रहा था तो कुछ लोग उसे अपने साथ किसी खुफिया जगह पर ले जाते हैं और वो खुफिया जगह कुछ और नहीं बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर थी और एली के सामने बैठे थे मोसाद के डायरेक्टर मेयर अमीत। दरअसल बात कुछ यूं हुई कि उन दिनों मोसाद को जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो पड़ोसी देश सीरिया में जाकर वहां की सरकार की खुफिया जानकारी निकालकर इजराइल को दे सके, लेकिन दुश्मन की नाक के नीचे रहकर उसकी जासूसी करने जैसा खतरनाक काम करने के लिए वो ऐसे शख्स का चुनाव करना चाहते थे जो हर तरह से परफेक्ट हो, और यही परफेक्शन उन्हें एली की फाइल में मिली। क्योंकि एली के पिता मूलतः सीरियाई थे, इसलिए रंग रूप में एली सीरियाई लोगों से मिलते जुलते थे। साथ ही हिब्रू और अरबी भाषा भी वो फराटेदार तरीके से बोलते थे। इस ऑफर को सुनते ही एली ने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ कह दी, ये जानते हुए कि जिस जिंदगी की वो शुरुआत करने जा रहा है वो कितनी जोखिमों से भरी होगी। वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसकी जानकारी उसके किसी जानने वाले को नहीं होगी। आम दुनिया से दूर वो एक ऐसी दुनिया बसाएगा जहां से शायद फिर वापस आम दुनिया में लौटा ना जा सके, और इस काम के लिए उसे मेडल मिलना तो दूर, जिस देश के लिए वो अपना बलिदान देने जा रहा है उसकी कुर्बानी के बाद वही देश उसे अपनाने से भी इनकार कर दे। यानी जिस रास्ते पर वो जाने का सोच रहा था वहां से वो कभी मुर्दा भी वापस आ पाएगा, कहना मुश्किल था। इन सब चीजों को जानते हुए भी वो देशभक्त अपने दिल में देश प्रेम की भावना लिए जज्बे के साथ अगले ही पल में देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है और शुरू होता है उसकी जिंदगी में एक जासूस बनने का दौर। एक ऐसा जासूस जो जासूसी की दुनिया को एक नई मिसाल देने जा रहा था, जो इजरायली जासूस एजेंसी मोसाद का लोहा पूरी दुनिया को मनवाने जा रहा था। 1960 में एली ने मोसाद ज्वाइन की और फील्ड एजेंट के रूप में उसे 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उसे तमाम वो हथकंडे सिखाए गए जिससे वो आने वाले दौर में दुश्मन की नाक के नीचे रहकर उसके भनक लगे बिना उसकी खुफिया जानकारी निकालकर अपने देश को दे सके। अलग अलग तरह के टास्क देकर याददाश्त को चाकू की धार से भी तेज बनाया गया, जिससे एक नजर से ही वो हर छोटी से छोटी बारीकी को भांप सकता था। 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद एली का हर छोटे से छोटा वो सबूत मिटा दिया गया जो प्रमाण था एली के एली कोहेन होने का। उसे एक नया नाम, नई पहचान मिलती है जो उसे एली कोहेन से कामेल अमीन थाबित बना देती है। अब उसका धर्म मुसलमान, राष्ट्रीयता अरब मूल का सीरियाई नागरिक जिसका जन्म अर्जेंटीना में हुआ, और अब एक सफल व्यापारी के तौर पर वो सीरिया लौटने वाला था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो अविवाहित था। पहले मिशन पर एली को अर्जेंटीना जाना था ताकि वो अपनी पहचान को एक वैध आधार बना सके और साथ ही अपनी व्यवहारिक पकड़ को रूप दे सके। मोसाद की शर्तों से बंधे एली अपनी पत्नी से यूरोप में आईडीएफ के लिए रक्षा उपकरण खरीदने का झूठ बोलते हैं और उससे विदाई लेते हैं। इजराइल से सीधे अर्जेंटीना जाने से उसकी पहचान उजागर हो सकती थी, इसलिए पहले वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जाता है और वहां से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स। यहां पहुंचकर एली तेजी से बड़े व्यापारी वर्ग में अपनी पहचान बनाने लगा। एली बड़ी बड़ी पार्टियां रखता और महंगी शराबों से अपनी महफिल को महकाता। जो भी व्यक्ति उसे अपने मिशन के लिए महत्वपूर्ण लगता उसे वो बिना झिझक अपनी पार्टी में आमंत्रित करता। अपने इसी अंदाज से जल्द ही एली वहां रह रहे अरबी लोगों के बीच एक बड़ा चेहरा बन गया, एक ऐसा चेहरा जो अरबों की होने वाली बड़ी पार्टियों में दिखाई देने लगा। ऐसी ही एक अरब पार्टी में एक दिन एली की मुलाकात सीरिया के मिलिट्री अटैचे जनरल आमीन अल हाफिज से हुई, जो यहाँ एग्जाइल पर थे।
दरअसल इस दौरान सीरिया में भारी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी और नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को भंग करके जो नाजी मलिक सीरिया के राष्ट्रपति बने थे, वो जनरल आमीन अल हाफिज को अपने लिए खतरे के रूप में देखते थे। इसलिए उन्होंने आमीन अल हाफिज को मिलिट्री अटैचे के रूप में एग्जाइल पर अर्जेंटीना भेज दिया था। इस दौरान बाथ पार्टी सीरिया की सत्ता पाने की कोशिश में लगी हुई थी। बाथ पार्टी में आमीन अल हाफिज का काफी बड़ा रुतबा था और इजराइल के खुफिया सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आमीन अल हाफिज सीरिया के राष्ट्रपति बनने वाले थे। पार्टी में एली आमीन अल हाफिज को बातों ही बातों में एक ऐसा व्यंग कसते हुए कहते हैं, आपको देखकर लगता है जल्द ही सीरिया के अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रेसिडेंसी मुबारक हो। ये तीखा व्यंग आमीन अल हाफिज को इतना प्रभावित करता है कि एक ही व्यंग से उनकी दोस्ती हो जाती है, जिससे बाथ पार्टी के भी कई गोपनीय राज अब मोसाद तक पहुंचने लगते हैं। जिस पहचान को बनाने के मकसद से एली अर्जेंटीना गए थे, उसे वो बखूबी अंजाम दे चुके थे। इसलिए अगले साल 1966 में वो अपना रुख सीरिया की ओर करते हैं, जहां उनका असली मिशन इंतजार कर रहा था। उन दिनों सीरिया के अंदर चल रही उथल-पुथल के चलते सीरिया में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो अर्जेंटीना में बने अपने एक दोस्त, जो पहले से सीरिया में व्यापारी था और बड़ी रसूख रखता था, उसका साथ पकड़ते हैं और सीरिया में प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं। सीरिया आकर एली ने दमिश्क शहर के बीचों बीच एक शानदार अपार्टमेंट लिया, जहां आसपास कई राजदूतों, डिप्लोमैट्स और उच्च दर्जे के राजनेताओं के घर थे। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां से सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर नजर रखी जा सकती थी। दमिश्क में अच्छी तरह से बस जाने के बाद एली ने अपने फर्नीचर के नए बिजनेस की शुरुआत कर ली, जिसे आधार बनाकर वे अर्जेंटीना से सीरिया आए थे। बिजनेस के लिए एली अथाह पैसा खर्च करते हैं, जिससे सीरिया के व्यापारी वर्ग में उनका नाम तेजी से उभरकर सामने आने लगता है और अपने इसी नाम और शोहरत के चलते वे दमिश्क में होने वाली अमीरों की पार्टियों में जल्द ही अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इन पार्टियों में एली अब घंटों बिताते और वहां होने वाली राजनीतिक चर्चाओं को बड़े ध्यान से सुनते। इन सब बातों में जो जानकारी उन्हें जरूरी लगती, उसे वे अपने हैंडलर को फॉरवर्ड कर देते। जानकारी भेजने के लिए एली रेडियो ट्रांसमिशन के साथ साथ अदृश्य स्याही से पत्र लिखकर अपने विदेश जा रहे माल में छिपाकर भेज देते, जिसे आगे उनके हैंडलर द्वारा कॉपी कर लिया जाता। अब तक सीरिया के बड़े बड़े रसूखदार लोग एली को गर्व से अपना दोस्त कहने लगे थे और इन्हीं रसूखदार लोगों के कंधों पर चढ़कर अब एली सीरिया के सियासी गलियारों में घुसने का रास्ता बनाने लगे। इसके चलते सीरियन आर्मी के सीनियर कमांडर इन चीफ अब्दुल करीम जहरुद्दीन के भांजे लूटन माज जहरुद्दीन से एली की मुलाकात हुई। दरअसल लूटन उन दिनों सीरियन आर्मी में मेजर रैंक का अफसर था, जिससे दोस्ती करके एली मिलिट्री के अंदर तक की जानकारी निकाल सकता था। इसलिए एली ने इस मौके को एक अवसर की तरह देखा और बातों ही बातों में उसने लूटन का दिल जीत लिया। ये एली के व्यक्तित्व का करिश्मा ही था कि उसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाता था और सामने से ही उससे दोस्ती की पेशकश कर देता था। और धीरे धीरे अब लूटन के साथ ये पहली मुलाकात दोस्ती का रूप लेने लगी। एली लूटन को महंगी शराब ऑफर करता और सीरिया के महंगे क्लब्स में ले जाता, जहां सुंदर लड़कियां उसका मनोरंजन करती, जिसके चलते कुछ ही समय में एली और लूटन की ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लूटन अपनी सारी निजी और प्रोफेशनल बातें अब एली से साझा करने लगा। कभी कभी तो लूटन एली को बॉर्डर एरिया और ऐसे सेंसिटिव जोन में भी ले जाता जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। मौका पाकर एली उन सेंसिटिव इलाकों की तस्वीरें निकाल लेता और अपने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के साथ छुपाकर अपने हैंडलर को भेज देता। इसी बीच एक दिन एली ने लूटन से गोलान हाइट्स देखने की पेशकश की, जो कि उसके लिए बहुत अहम था। दरअसल गोलान हाइट्स उस समय सीरिया के कब्जे में था, जिससे सीरिया एक रणनीतिक स्थान पर बैठा था। ऊंचाई से बैठकर वो इजराइल में हो रही मिलिट्री मूवमेंट पर नजर रख सकता था, साथ ही इजराइल से हो रहे हमलों को न्यूट्रलाइज करके उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। इसी वजह से गोलान हाइट्स पर कब्जा करना इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। लूटन एली को गोलान हाइट्स के दौरे पर ले जाता है। वहां एली की मुलाकात लूटन के मामा अब्दुल करीम जहरुद्दीन से होती है, जो कि सीरियन आर्मी में चीफ कमांडर थे।
चूंकि एली लूटन का दोस्त था, इसलिए कमांडर को प्रभावित करने में एली को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सीरियाई देशभक्ति की कुछ ऐसी मिसालें एली उनके सामने रखता है कि कमांडर उसकी बातों में पूरी तरह लिपट जाता है। उसकी बातों से कमांडर इतना प्रभावित होता है कि उसे एक रात रुकने और मेहमान नवाजी करने की पेशकश कर देता है। साथ ही वो खुद एली के साथ गोलान हाइट्स पर जाकर उसे बॉर्डर का दौरा भी कराता है। सीरियन आर्मी ने गोलान हाइट पर बंकरों को इस तरह से बनाया था कि आसमान से देखने पर भी उनकी सटीक लोकेशन का पता न लग सके। वहीं दूसरी ओर उन्हें इजराइल का सटीक दृश्य मिलता था। रात को मेहमान नवाजी के दौरान एली कमांडर चीफ से बॉर्डर पर निगरानी कर रहे सैनिकों के लिए कुछ करने की पेशकश करते हुए बॉर्डर पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का बोलते हैं, जिससे अरब में पड़ने वाली तेज गर्मी से सैनिकों को राहत मिल सके। इसे एली का देश प्रेम समझकर चीफ हामी भर देते हैं और बाद में बंकरों के पास सैकड़ों यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ अब बंकरों के लिए छाया नहीं, मौत का शाया बनने वाले थे। आगे चलकर गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा करवाने में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई 6 दिवसीय युद्ध में इजरायली एयरफोर्स इन पेड़ों को टारगेट करके हैवी बॉम्बार्डमेंट करती है, जिससे सीरिया के सैकड़ों बंकर तबाह हो जाते हैं और केवल 2 दिनों में गोलन हाइट पर सीरिया का कब्जा हो जाता है। सोने पर सुहागा एली के लिए तब हुआ जब एक दिन जनरल आमीन अल हाफिज से एली की मुलाकात हुई। ये वही जनरल था जिससे उसकी दोस्ती अर्जेंटीना में हुई थी। एली को वो बताते हैं कि अब वो समय आ गया है जब सीरिया के अंदर उनका राज आने वाला है। वो एली को एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का बोलते हैं, जिसमें सीरिया की तमाम बड़ी हस्तियां, जिसमें सीरियाई राष्ट्रपति और राजनेताओं से लेकर आर्मी जनरल तक शामिल हों। कहे अनुसार एली ऐसी ही एक पार्टी रखते हैं जिसमें देश का पूरा सियासी महकमा एक ही छत के नीचे महंगी शराबों और नग्न हसीनाओं के नशे में चूर था। मौका देखकर आमीन अल हफीज की आर्मी उस रंगीन रात में काले साए की तरह टूट पड़ती है और राष्ट्रपति सहित आर्मी अफसरों को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें जेल का रास्ता दिखा देती है। इस तरह रातों रात सीरिया में हुए तख्ता पलट में एली ने एक अहम किरदार निभाया। अब सीरिया में एली का कद पहले से कहीं ऊंचा हो चुका था। वो सीरियाई सरकार के निजी सलाहकार और चहेते बन चुके थे। उसकी पहुंच इतनी बन गई थी कि वो हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग्स में भी अपनी बात रख सकते थे। सीरिया की हथियारों की डील, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस, कब कंसाइनमेंट आने वाला है, इस तरह की तमाम जानकारी उनके हाथ आसानी से लग जाती, जिसे वो इजराइल फॉरवर्ड कर देते। समय के साथ साथ एली राष्ट्रपति आमीन अल हफीज के इतने करीबी हो गए थे कि अब राष्ट्रपति उन्हें सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे। इसी दौरान एली की मुलाकात ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन से हुई, जो एक सऊदी इंजीनियर थे और जिन्हें सीरिया की जॉर्डन रिवर पर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मोहम्मद बिन लादेन से एली को पता चला कि सीरिया जॉर्डन नदी के जल स्रोतों को मोड़कर इजराइल की जल आपूर्ति रोकना चाहता है। जॉर्डन नदी और उसकी 3 सहायक नदियां हसबानी, बनियास और लिद्दान से इजराइल में खपत होने वाले पानी का 30% हिस्सा प्राप्त होता था। सीरिया इन्हीं नदियों के पानी को इजराइल तक पहुंचने से रोकने के लिए डाइवर्जन उपकरणों और हाइड्रोलिक इंजीनियरों की मदद से नदियों पर कई नहरें और बांध बना रहा था। जब ये खबर इजरायली थिंक टैंक तक पहुंची तो उनके बीच हड़कंप मच गया। अब मोसाद चाहता था कि एली कोहेन इस जल परियोजना से जुड़े इंजीनियरिंग प्लान, नक्शे और बाकी सभी खुफिया जानकारियां जुटाए। ये सीरिया का एक मास्टर प्लान प्रोजेक्ट था। इस पूरे प्लान की जानकारी सीरियन आर्मी के 2 प्रमुख अधिकारियों कर्नल हातून और कर्नल दाली के पास थी। इसलिए एली अब इन दोनों अधिकारियों से भी दोस्ती कर लेते हैं और धीरे धीरे उनकी नाक के नीचे से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी टॉप सीक्रेट जानकारियां हासिल करके मोसाद तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि एली को भी अब अपना देश छोड़े एक लंबा अरसा हो गया था, इसलिए इसी बीच एली कोई बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए इजराइल आ जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद 13 नवंबर 1964 को जब सीरियन फोर्स बॉर्डर के पास इजराइल पर हमला करती है
तो बदले में इजराइल ने भी जॉर्डन नदी पर बने डैम्स और नहरों पर अटैक कर दिया और इतने सटीक हमले किए कि कुछ ही घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने इन प्रोजेक्ट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के इतने सटीक हमलों ने सीरियन सरकार को हैरान कर दिया, क्योंकि ये उनका टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी केवल चंद लोगों तक सीमित थी। इस घटना से सीरिया की सरकार ये तो समझ चुकी थी कि पक्का उनके बीच कोई न कोई मोसाद का एजेंट है। उसे पकड़ना अब उनकी टॉप प्रायोरिटी में आ जाता है। उन्हें इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि ये मैसेजेस बड़ी तेजी से इजराइल को भेजे जा रहे हैं, तो संभवतः भेजने वाला रेडियो ट्रांसमीटर का ही इस्तेमाल कर रहा होगा। इधर एली को भी अब सीरिया से आए कुछ दिन हो गए थे, तो मोसाद उन्हें वापस भेजने का प्लान करती है। इस बार जब एली सीरिया पहुंचे तो हालात कुछ बदले बदले थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान एली अभी भी अपने पुराने रवैये से सीरिया में रह रहे थे। एक रात जब एली अपने अपार्टमेंट से रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल कुछ संदेश भेज रहे थे, उसी दौरान रेडियो सिग्नल डिटेक्शन मशीन उनका सिग्नल पकड़ लेती है। पहले से तैयार इंटेलिजेंस और आर्मी के जवान उनके घर पर दस्तक देते हैं। एली अपनी ट्रांसमीटर मशीन समेट पाते उससे पहले ही वे उसके घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। उस समय ट्रांसमीटर एली के हाथ में था और सीरियाई आर्मी के जवान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। स्थिति का अंदाजा लगाने में एली को एक पल भी नहीं लगा और वो समझ चुका था कि अब उसका राज खुल चुका है। और अगले ही पल सीरियन आर्मी के जवान एली को दबोच लेते हैं। एली की गिरफ्तारी की खबर तेजी से पूरे सीरिया में पहुंच चुकी थी, जिसे सुनकर उन सभी लोगों के होश उड़ गए जो एली के दोस्त थे। 4 महीनों तक एली को अनेकों अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, जिसमें उनके नाखून उखाड़ने से लेकर करंट लगाने और चमड़ी नोचने तक सब कुछ शामिल था। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी, उस वक्त उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जिसमें वो अपनी पत्नी नादिया को एक खत लिखने की इच्छा जाहिर करते हैं। वो खत में लिखते हैं, मेरी प्यारी नादिया, मुझे माफ करना। इस जिंदगी के सफर में मैं तुम्हारे साथ इतना ही चल पाया। अगर तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है जितना कि मुझे तुमसे था, तो कृपया मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। बच्चों का ख्याल रखना। तुम्हारा प्यार, एली। 18 मई 1965 को दमिश्क के मरजेह स्क्वायर में सीरियन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से एली को फांसी दे दी जाती है और जासूसी की दुनिया को एक नया रूप देने वाला ब्लैक टाइगर इस दुनिया से आखिरी विदाई लेता है। एली कोहेन अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन उसका मिशन, उसका जज्बा, उसकी कुर्बानी आज भी इजराइल की गलियों में गूंजती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं जरूर साझा करें और मिस्ट्री से भरे इतिहास के पन्नों की इसी तरह की दास्तानें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।